everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on modulus of elasticity और या तो हम इसे क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. इसे हम E से डिनोट करते हैं. देखो बच्चों, एक बात शेयर करनी थी. अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है बोलने की तो आप स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हो. यूट्यूब पे ऑप्शन होती है, आप स्पीड ज़्यादा करके भी वीडियो को सुन सकते हो. ठीक है, ओके. अब देखो, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में हुक्स लॉ के बारे में अंडरस्टैंड किया था, है ना. हुक्स लॉ में क्या कहा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, जितनी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से क्या आता है? स्ट्रेस डेवलप होता है ना. और जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा उतना ही ज़्यादा जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड होगी, उसकी डायमेंशंस में चेंज होगा, साइज और शेप में चेंज होगा, मीन्स उतना ही स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगा, है ना. तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. देखो ये वाली चीज की थी हमने. हुक्स लॉ ने क्या कहा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना. पर ये कब तक वैलिड था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना. हमने इलास्टिक लिमिट के बारे में भी अंडरस्टैंड किया था. इलास्टिक लिमिट क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स की वो वाली मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, मान लो कि हमने किसी बॉडी को क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वो वाली वैल्यू, मतलब उतनी डिफॉर्मिंग फोर्स आप जब तक अप्लाई कर रहे हो और फिर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए. ठीक है, वो वाली वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स की, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू. अब अगर हम उससे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती है. ठीक है, उस वाली डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को क्या कहते हैं हम? इलास्टिक लिमिट. तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के विद इन द इलास्टिक लिमिट तक. ठीक है, फिर देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा था तो ई इंट्रोड्यूस हुआ था. इससे हमने कहा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना. और यहाँ से ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ठीक है, तो देखो आज इसी के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं. तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको? देखो ई इक्वल टू किसके बराबर होगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ना. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस विद इन द इलास्टिक लिमिट. ये वाली चीज राइट करना जरूरी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट. ठीक है, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? देखो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को करते हैं एप्सिलॉन से, है ना. सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आ गया, तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. क्लियर है ये वाली थिंग? सिंपल थिंग है. ठीक है, ओके. अब अगर इसकी यूनिट्स की बात करें हम तो देखो यूनिट्स क्या होंगे इसके? E इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा के क्या होते हैं? स्ट्रेस के. स्ट्रेस के क्या हो गए? फोर्स अपॉन एरिया. देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो देखो E इक्वल टू किसके बराबर होगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेन. स्ट्रेन देखो कई तरह के होते थे, है ना. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, उसमें चेंज इन लेंथ होता था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम. मान लो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो अब देखो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. स्ट्रेस के यूनिट क्या हुए? न्यूटन. और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर. आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो इसको. डिवाइडेड बाय इसके देखो स्ट्रेन के तो कोई यूनिट ही नहीं होंगे, है ना, बिकॉज इधर भी देखो लेंथ है, इधर भी लेंथ है ना. तो दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट, तो इसके कोई स्ट्रेन के तो कोई यूनिट ही नहीं होंगे. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट क्या होंगे? जो स्ट्रेस के यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी यूनिट होते हैं. क्लियर होगी? अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस भी उसके क्या होंगे? जो स्ट्रेस के होंगे, है ना. स्ट्रेस के क्या है? देखो फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के क्या होते थे? mL/T-2 डिवाइडेड बाय एरिया के क्या होंगे? L स्क्वायर, है ना. स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होना था और स्ट्रेन के क्या होंगे? स्ट्रेन के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, बिकॉज देखो इसके भी L होंगे, इसके भी L, तो कैंसिल आउट हो गए. तो डायमेंशंस भी इसके किसके बराबर होंगे? जितने जो स्ट्रेस के हैं. ठीक है, और जब इसको हम राइट डाउन करते थे तो mL ऊपर चला जाएगा तो L-1 T-2. ये क्या हो गए? इसके डायमेंशंस हो जाएंगे जो स्ट्रेस के हैं. ठीक है, यूनिट भी वही और डायमेंशंस भी जो स्ट्रेस के हैं वही होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के. ये वाली बात क्लियर हुई? ओके. अब देखो 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं. देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि देखो हमने स्ट्रेस कितने टाइप के पढ़े हैं? 3 टाइप्स के. स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या है? इन दोनों का रेशियो ही है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होंगे? 3 टाइप्स के होंगे.
क्लियर है? ओके, अगर हम देखो अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस 3 टाइप्स के कौन कौन थे? एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, सेकंड वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, और थर्ड वाला कौन सा था? टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम शेयर स्ट्रेस भी कहते थे। ठीक है, ये इतने तीन टाइप के क्या थे आपके पास? स्ट्रेन भी थे। ठीक है, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें इसे हम डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है, अब इसमें हम हमेशा लेंगे किसकी बात? लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे हम, मतलब लेंथ इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और सेकंड वाला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हम किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, सिंपल। और जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसमें हम टेंजेंशियल की बात करेंगे, जिसमें टेंजेंशियल फोर्स लगती थी। क्लियर है? ओके, अब देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब देखो इनके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फर्स्ट वाला है आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने अच्छे से देखना है इसको, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, हम बाद में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं वाई से। हमने क्या कहा? हम इसमें किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मींस लेंथ की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? ओके, अब देखो जो हमने पहले भी वाली बात डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप की बात करते हैं हम, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, है ना। बिकॉज इसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगती थी वो कैसी लगती थी? नॉर्मली लगती थी, है ना। हमने जब स्ट्रेस के बारे में अंडरस्टैंड किया था, हमने डिटेल में अंडरस्टैंड की थी ये वाली बात, है ना। ये किसके एग्जाम्पल है? नॉर्मल स्ट्रेस के। ओके, तो देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बिकॉज ये किसका एग्जाम्पल है? जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली लगती थी। इस तरह से देखो, हमने इसको इस तरह से अगर स्ट्रेच किया तो नॉर्मली लग रही है ना। तो वो जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी नॉर्मली लगती थी, है ना। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल है। तो कभी कभी बुक्स में हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस राइट डाउन किया हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमें पता है जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉर्मल स्ट्रेस की ही है ना। तो राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये मान लो आपके पास कोई रॉड है, ठीक है। रॉड यहाँ पे हमने क्या की? फोर्स अप्लाई की, मान लो इस तरह से, है ना। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वही रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसमें, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो भी चीज़ें होती थी वो, है ना, इलास्टिसिटी उसी की वजह से होती है। ओके, अब देखो जो इसकी ये वाली है, ये मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई करी तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ तक रीच कर गई है, ये L डैश होगी, इसकी जो लेंथ है चेंज होगी, है ना। अब जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो कैसे निकालेंगे? L डैश माइनस L। तो ये वाला चेंज आ रहा है लेंथ में, डेल्टा L, है ना। पहले इतनी लेंथ थी और बाद में जब हमने फोर्स अप्लाई की तो लेंथ यहाँ तक इंक्रीज कर गई, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, डेल्टा L। क्लियर है ये वाली फिगर आपको? ओके, तो देखो हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और फोर्स की जगह देखो फोर्स वैसे रहेगा, और एरिया कौन सा यूज करते थे हम इसमें? एरिया ऑफ ए सर्कल। बिकॉज हम कौन सा ले रहे हैं? देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, है ना। क्योंकि जो आपके पास फोर्स लग रही है, ठीक है, वो किस पे लग रही है? इसी वाले एरिया पे लग रही है ना। ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये क्या? एक सर्कल की तरह। तो एरिया ऑफ सर्कल हम इसमें लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करते हैं, और वो होगा पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हुई आपको? देखो जैसे ये वाला एग्जांपल हमने समझाया था, है ना। ये वाला जो है देखो इस तरह से, ये वाला जो आपका एरिया है ये लेते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा L। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? L। डेल्टा L डिवाइडेड बाय L आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो आपके पास मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस ये वाला है आपके पास, है ना, F डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। जब हम इसे राइट डाउन करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो
एफ, एल ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर और साथ में डेल्टा एल। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। क्लियर होगी ये वाली चीज? ओके, अब देखो ये वाली चीज देखो, हमने राइट डाउन की, ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, ये वाली आ गई आपके पास। अब देखो यहां से एक बात क्लियर है, जो भी आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगी। जो भी आपके पास बॉडी है वो कैसी होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी। देखो ये वाली बात यहां से भी क्लियर हो रही है, देखो फॉर्मूला से ही पता चल रहा है ना। ये वाली इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब डेल्टा एल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब डेल्टा एल की वैल्यू कम होगी। मींस चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, उसमें कम हो रहा है ना, अपोज कर रही है उस चेंज को, तभी डेल्टा एल की वैल्यू कम होगी, है ना। ये वाली इट मींस वो वाली बॉडी कैसी है, मोर इलास्टिक है ना। और देखो यहां से भी पता चल रहा है वो, अगर ये वाली वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो मींस बॉडी कैसी है, मोर इलास्टिक है। ठीक है, देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है। हाँ, और जो यंग मॉडुलस है ये क्या करता है, सिर्फ सॉलिड में जो है वो इन्वॉल्व करता है, सिर्फ किस में होता है यंग मॉडुलस, सिर्फ सॉलिड में। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड इन सॉलिड ओनली। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा जो है मटेरियल का यंग मॉडुलस होगा, वाई की वैल्यू होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो देखो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, वाई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, है ना, तो जो उसकी इलास्टिसिटी है बॉडी की, ठीक है, इलास्टिसिटी वो भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी की वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी। वाई की वैल्यू ज्यादा तो वो मोर इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो इसी के बेस पे हम एक और क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने अपने फर्स्ट वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लिया था, पर ऑन द बेसिस ऑफ यंग मॉडुलस भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन, कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन रबड़। बिकॉज जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है स्टील के लिए वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रबड़। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा, स्टील के लिए ज्यादा है तो वो ज्यादा इलास्टिक है ना। अब देखो इस चीज को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो बिकॉज स्टील के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स स्टील के लिए जो आपके पास चेंज हो रही है लेंथ, उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। बिकॉज स्टील में और रबड़ में अगर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, है ना, तो जो स्टील है उसमें चेंज इन लेंथ बहुत कम होगा। जब ये वाली वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो मीन्स बॉडी कैसी है, मोर इलास्टिक है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये थोड़े ज्यादा मार्क्स का आता है तो मैं इसे क्या कर दूंगी, एक नेक्स्ट वाली वीडियो में एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करा दूंगी ये वाली चीज। ठीक है, कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। अगर यहाँ करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अभी आपने ये वाली चीज याद रखनी है, बिकॉज स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रबड़, इसलिए स्टील क्या है, मोर इलास्टिक है देन रबड़। और देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कौन सा, कि स्टील मोर इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो क्यों होता है, बिकॉज जो स्टील है, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। अगर उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है तो वो मोर इलास्टिक होगा। देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडीज इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या होगी, मीन्स उसमें हम कोई भी अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है वो अपनी चेंज को। डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, चेंज उसकी उसमें जो चेंज हो रहा है डायमेंशंस में वो हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो वैसे बेसिकली पॉसिबल नहीं है ना। पर अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी हम ये मान के चल रहे हैं तो उसमें डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी ही नहीं, है ना। तभी तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर डेल्टा एल की वैल्यू जीरो हो गई तो यंग मॉडुलस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। तो जो परफेक्टली रिजिड बॉडी है, और ये कहाँ पॉसिबल है, अगर बॉडी कैसी है, परफेक्टली रिजिड है। रिजिड बॉडी का मतलब कि हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जब चेंज ही नहीं होगा, है ना, तो इट मीन्स उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
इसकी वैल्यू 0 होगी तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप राइट डाउन कर सकते हो, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर होगी ये चीज, ओके। देखो अब नेक्स्ट वाले पे आओ। नेक्स्ट है आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं बी से, है ना। अब ये वाली चीज इजी है, इसमें भी क्या करना है हमने, इसमें अब हमने क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे। जब हम किसी बॉडी को किस में डिप करते थे, वाटर में डिप करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसे बी से नोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे ये वाली बॉडी है मान लो कोई, ठीक है, इसको हमने वाटर में डिप किया हुआ है, ठीक है। वाटर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, सब जगह से उसको फोर्स लगाते हैं। ये भी किसका है, नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभी बुक्स में यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस राइट डाउन किया हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसकी तो वो भी सेम ही मतलब है, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी राइट डाउन कर सकते हो बिकॉज ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। तो देखो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये मान लो अगर इसका पहले इसका वॉल्यूम ये था तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। और ये डेल्टा वी क्या है, जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करें पहले, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके बराबर होगा, देखो बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम मान लो उसका वी था, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और चीज कही थी, यहाँ पे क्या लगता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने, बिकॉज जो भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम में वो ऑलवेज क्या होता है, कम ही होता है, लेस होता है वो ऑलवेज, ठीक है। देखो पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब भी आप उसको बॉडी को वाटर में डिप करोगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, कम हो जाता है। इसका वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। क्लियर होगी ये वाली बात, ओके। अब यहाँ से क्या वाली चीज आ गई, देखो बी इक्वल टू हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, माइनस एफ वी डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ जाएगा डेल्टा वी। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको, क्लियर है, ओके। और इसे हम और किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो बिकॉज हम क्या कहते हैं, जब हम वाटर की बात करते हैं, है ना, तो वाटर में हम क्या कहते थे कि जो भी आपके पास प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, जो भी आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसके बराबर होता है। तो मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर होता है, आप इसको पी भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ऐसा भी कभी कभी बुक्स में राइट डाउन करते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी इसको राइट डाउन कर सकते हो, क्लियर। बी इक्वल टू माइनस पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। और आप यहाँ पे राइट डाउन करना है वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, देखो जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड्स के लिए लार्जर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। देखो बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये चेंज कम होगा, है ना। ये चेंज अगर कम होगा बिकॉज इनवर्सली वेरी कर रहा है, ये चेंज अगर कम होगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी। हमने क्या कहा, सॉलिड के केस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होती है ना। मीन्स में ये जो बॉडी है इसकी ये कैसी है, सॉलिड है अगर, ठीक है। तो देखो जो चेंज होगा वॉल्यूम का, जो भी आपके पास लिक्विड के पार्टिकल हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये सॉलिड पार्टिकल होंगे, देखो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। तो उनको कंप्रेस करना मीन्स उन पे फोर्स जो लगेगी उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा उस बॉडी का वो कम होगा, है ना। अगर ये वॉल्यूम कम होगा तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर हम बात करें कि इसी बॉडी के अंदर यहाँ पे लिक्विड है मान लो अंदर, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड से थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। तो जैसे वो बाहर वाले लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं अंदर जो पार्टिकल है ना, वो उन पे क्या लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा वहां पे ज्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ये वाला जो चेंज है वॉल्यूम का ये और भी ज्यादा होगा अगर इसमें गैस फिल की हुई है, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। तो उन पे जो चेंज होगा वॉल्यूम का जब उसको हम वाटर में डिप करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा गैस के कंपेरिजन में। अगर ये वाला चेंज ज्यादा है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम होगी। अगर ये चीज बहुत ज्यादा है तो ये कम होगी, है ना। तो सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा है बिकॉज सॉलिड के केस में ये चेंज इन वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, ठीक है। बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड के लिए उससे कम और गैस के लिए उससे कम। क्यों, बिकॉज जो चेंज है वॉल्यूम में वो सॉलिड में क्या होगा,
बहुत कम होगा, ये वाली चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होगा। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, बिकॉज इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, है ना। और लिक्विड में चेंज थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे, और गैस में ज़्यादा होगा, गैस में बहुत ज़्यादा होगा चेंज, इसलिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे कम है, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। क्लियर होगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड के लिए उसकी वैल्यू लार्जर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है अब आपके पास शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो ये चीज भी कह सकते हैं हम, बल्क मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट, है ना। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होगी उसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, है ना। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि जो भी उसमें चेंज हो रहा है उसको वो अपोज कर रहा है, उसमें चेंज ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसमें चेंज जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। जब चेंज बहुत कम होगा तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर। ओके, देखो साथ साथ में ही मैं थोड़े से क्वेश्चन भी बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखो इसी से रिलेटेड है एक टॉपिक, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस से रिलेटेड ही था इसलिए मैंने अभी करवा दिया। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, देखो मीन्स कितनी कोई बॉडी कंप्रेस हो रही है। तो देखो एक सिंपल सी थिंग है, अगर बल्क मॉडुलस किसी बॉडी का ज़्यादा होगा, है ना, बल्क मॉडुलस ज़्यादा है मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है उसमें, मीन्स उसको कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, वो कंप्रेस करना ही हुआ ना ये, कि मीन्स उसका वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज हो रहा है वॉल्यूम में उसका, तभी उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ से बात पता चल रही है कि जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतनी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी बॉडी की, कम होगी, है ना। और अगर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मीन्स इजीली कंप्रेस हो रहा है, वो इजीली कंप्रेस होने का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है, इजीली उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, चेंज इन वॉल्यूम ईजी हो रहा है, कंप्रेस करना उसको ईजी है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कितना मीन्स उसको कितना ईजी उसको कंप्रेस करना हो रहा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी। अगर डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, कम है, मीन्स उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कंप्रेसिबिलिटी कम है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो यहाँ से ही, इसलिए हमने इससे रिलेटेड था, इसलिए देखो हमने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी। इसे हम के से डिनोट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को, तो के इक्वल टू क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। कभी आपको पूछे तो कंप्रेसिबिलिटी और जो बल्क मॉडुलस है वो इन्वर्सली वेरी करते हैं एक दूसरे से। अगर इसकी अब एसआई यूनिट्स की बात करें हम, है ना, तो क्या होंगे, देखो जो आपके पास बल्क मॉडुलस की है, देखो मैंने हर बार नहीं कहा, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके भी क्या होंगे यूनिट्स, वही वाले जो किसकी हैं, स्ट्रेस की हैं, है ना, जो चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, सेम, ठीक है। क्योंकि हर जगह हम यूज क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन के तो यूनिट होते ही नहीं, तो जो स्ट्रेस के होंगे वही होंगे, चाहे आप यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, चाहे आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब बल्क मॉडुलस के क्या होंगे, जो स्ट्रेस के थे, है ना, तो स्ट्रेस के यूनिट क्या थे आपके पास, देखो 1 डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये वाले होंगे। तो इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो न्यूटन -1 और मीटर आ जाएगा पॉजिटिव में, न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, ये आगे कंप्रेसिबिलिटी के यूनिट। क्लियर। ओके, अब आया थर्ड देखो आपके पास, और वो है आपके पास शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, है ना, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन हम लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज भी राइट डाउन कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, बिकॉज इसे हम क्या कहते थे, टेंजेंशियल, बिकॉज इसमें फोर्स कैसे लगती थी डिफॉर्म में, टेंजेंशियली लगती थी। देखो ये वाला एग्जांपल इस तरह से हमने किया था, है ना, ऐसे करके है, इस पे क्या टेंजेंशियली फोर्स लगाई इस तरह से, तो देखो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया डेल्टा एक्स, ये है ना। तो आपके पास जो चेंज होता था इसकी कॉन्फ़िगरेशन में वो किसके बराबर होता था, हम थीटा भी राइट डाउन कर सकते हैं, और वो किसके बराबर होता था, जो भी यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस हुई है डेल्टा एक्स, और इसके बेस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है ना, जो पोर्शन उसका डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज कैपिटल एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल के बराबर होता था, जो इसकी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होती थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें अब जी की, मीन्स किसका, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसके बराबर आएगा, जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस है, और शेयरिंग स्ट्रेस किसके बराबर है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास,
जो भी आपके पास ये वाली चीज़ है। और इससे हमें क्या कहा था, हम इसे थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा भी राइट डाउन कर सकते हो, या तो आप राइट डाउन कर सकते हो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। किसके बराबर होता था, ये जो है आपके पास, ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। क्लियर है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, G इक्वल टू किसके बराबर आ गया, F डिवाइडेड बाय A, और साथ में आ जाएगा L डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई किसके आपके पास, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है ये वाली थी, ओके। अब देखो नोट में क्या राइट डाउन किया हमने, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व विद सॉलिड्स ओनली। ठीक है, ये सॉलिड में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और देखो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी G इज जनरली लेस देन यंग मॉडुलस। जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो यंग मॉडुलस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये चीज आपने राइट डाउन कर लेनी है। और देखो कितनी कम होती है, वैल्यू ऑफ शेयर मॉडुलस G इज 1/3 ऑफ द यंग्स मॉडुलस। कितनी होती है, 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं कैपिटल G जो आपका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस मीन्स y डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। क्लियर, तो देखो आज हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।